गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने सुबह रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने अपलोड किया तो मुझे पता चला कि उसमें साउंड ठीक से रिकॉर्ड हुआ नहीं है। मेरा जो कंप्यूटर है उसमें कुछ खराबी आ गई है, तो आज चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। तो इस कारण से ही आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं ऐसे कैमरे के सामने क्लास में ही रिकॉर्ड करके दे दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सिस्टम जब ठीक होगा तो वापस से हम लोग पुराने मोड पे लौटेंगे। आज हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग चाइनाज शाओकांग विलेजेस। शाओकांग विलेजेस इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसी चाइना कर क्या रहा है? चाइना ने 2017-18 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है बॉर्डर डिफेंस विलेज प्रोग्राम। इस बॉर्डर डिफेंस विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 600 से भी ज्यादा विलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप कर रहा है। दोज विलेजेस दैट आर इन द बॉर्डर रीजन्स, बॉर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, तो भारत और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर है, तो तिब्बत को तो चाइना ने, आप कह सकते हैं, एक तरीके से फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया हुआ फ्रॉम 1959। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो बॉर्डर है दैट इज बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, जो भी है, चाइना का उसके ऊपर कंट्रोल है 1959 से। तो इन बॉर्डर रीजन्स में चाइना विलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है अंडर इट्स प्रोग्राम जिसका नाम है बॉर्डर डिफेंस विलेज प्रोग्राम। 600 से भी ज़्यादा विलेजेस डेवलप किए जा रहे हैं। उनमें रोड्स, हाउसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्कूल्स, ये सब डेवलप किया जा रहा है अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी ग्राउंड पोजिशनिंग वही है। अभी ऑफिशियली तो चाइना का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद है, इस बॉर्डर डिफेंस विलेज प्रोग्राम का मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि सिविलियन पॉपुलेशन का लाइफ इंप्रूव हो। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो विलेजेस बनाए जा रहे हैं उन्हीं को क्या कहा जा रहा है? शाओकांग विलेजेस। ठीक है, प्रोग्राम ये है, विलेज ये है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप कर रहा है चाइना कि सिविलियन यूज में तो ही आए, साथ ही साथ मिलिट्री पर्पसेस से भी इस्तेमाल हो सकता है। अलग अलग जगहों पे कैनन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वहाँ पे इंस्टॉल करने की फैसिलिटी बनाई गई है। ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो फॉर्मल एम इज सिविलियन, बट कहीं ना कहीं इसका स्ट्रैटेजिक गोल भी है, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैव बीन डेवलप्ड विथ ड्यूअल यूज इन माइंड। ठीक है, जरूरत पड़ने पे फास्ट ट्रूप मूवमेंट भी किया जा सकता है इन द बॉर्डर एरिया। इसीलिए मामला जो है भारत के लिए थोड़ा कंसर्न का है। सेवरल शाओकांग विलेजेस, यानी कि दीज मॉडर्न विलेजेस हैव बीन डेवलप्ड अराउंड द डिस्प्यूटेड एरिया अलोंग LAC। मौजूदा टाइम में दिस इज LAC। अक्साई चीन वाला एरिया अभी चाइना ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसी कारण से एनालिस्ट्स आर स्लाइटली वरीड भारत की तरफ से कि चाइनीज प्रेजेंस इन कॉन्टेस्टेड एरिया इज इंक्रीजिंग, देयर फुटप्रिंट इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड। चाइना की एबिलिटी टू हैव सर्विलेंस एंड लॉजिस्टिक कैपेसिटी इन द बॉर्डर रीजन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं भारत और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री है, इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। इस लाइन को फाइनलाइज किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था 1914 में एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मैकमोहन एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स। तिब्बत उस टाइम में एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था। चाइना ने जब से तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तब से चाइना का कहना है कि तिब्बत was never an autonomous या sovereign entity and that is why that agreement signed in 1914 is illegal। और उसी ग्राउंड पे चाइना इस मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को क्वेश्चन करता है और चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम जताता है। और अभी ये जो मॉडर्न विलेजेस बना रहा है चाइना, शाओकांग विलेजेस, उसमें 600 से भी ज़्यादा विलेजेस बनाए जाने हैं। रिपोर्ट ये है कि 70% के आसपास शाओकांग विलेजेस पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, यानी कि 600 में से लगभग 420 विलेजेस डेवलप हो चुके हैं। और उन 420 में से भी, यानी कि 72% में से भी 90% आर बीइंग डेवलप्ड अराउंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इन 400 में से भी लगभग 90%, 350-60 विलेजेस जो है अरुणाचल प्रदेश के आसपास डेवलप किया गया है चाइना द्वारा। तो भारत के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, अच्छा, भारत ने भी इस तरीके का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि हमारा भी डिफेंस इन द बॉर्डर रीजन स्ट्रेंथन हो जाए, उस
इनिशिएटिव का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2022। मेनली चाइना बॉर्डर पे हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना शुरू किया उनके साइकोंग विलेजेस के जवाब में। लेकिन अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकेंड फेज भी लाया गया है 2025 में, जिसके अंतर्गत अब सिर्फ चाइना बॉर्डर पे नहीं, इन पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी, म्यांमार बॉर्डर पे भी हमारा विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेपाल भूटान बॉर्डर पे भी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये एक तरीका है, सिविलियन फैसिलिटीज तो इंप्रूव होंगी ही होंगी, साथ ही साथ बॉर्डर डिफेंस भी स्ट्रेंथन होगा। ड्यूअल गोल कुड बी अचीव्ड। ठीक है, इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक्ड फॉर नेचुरल गैस। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये कानून 1955 में लाया गया। ये कानून मेनली लाया गया है ताकि जो लोग कभी कभार मिडिलमैन, होलसेलर्स जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, समझते हैं आप जमाखोरी? किसी चीज को पहले एक्सेसिवली खरीद के रख लो अपने पास, जिससे बाजार में उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाए। जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगा, जब बढ़ जाएगा प्राइस तो धीरे धीरे बेचो ताकि ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमा पाओ। इसी को कहा जाता है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ऐसी एक्टिविटी को रोकने के लिए, चीजों को फेयर प्राइस पे लोगों के पास अवेलेबल कराने के लिए लाया गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में। इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2A कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है, और एक बार अगर वो कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू रेगुलेट इट्स प्राइस, स्टॉकिंग, कितना आप स्टॉक कर सकते हैं, सब कुछ रेगुलेट कर सकता है। तो 2A कहता है कि भारत सरकार किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है। सेक्शन 3 कहता है कि एक बार एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर हो गया तो फिर उसकी स्टॉकिंग लिमिट, ट्रेड कितना किया जा सकता है, प्राइस, सब कुछ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है भारत सरकार। सेक्शन 2A का ही इस्तेमाल करके कोविड के दौरान मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स को पहले डिक्लेयर किया गया था एसेंशियल कमोडिटी, और फिर सेक्शन 3 का इस्तेमाल करके उनके प्राइस को फिक्स किया गया था। मुझे लगता है मास्क के दाम 100 रुपए फिक्स किए गए थे इस तरीके से कि उससे ज्यादा महंगा कोई नहीं बेच सकता, नहीं तो 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए में बेचा जा रहा था। सेक्शन 5 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सेज कि ये जो सेक्शन 3 वाला पावर है कि किसी भी कमोडिटी को सेक्शन 2A के अंतर्गत तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि एसेंशियल कमोडिटी है, अब उसका प्राइस को रेगुलेट करने का, स्टॉकिंग को रेगुलेट करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन सेक्शन 5 के अंतर्गत ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है। इन्हें स्पेसिफिक स्टेट बोलेंगे कि आप अपने रीजन में आप अपने हिसाब से प्राइस को रेगुलेट करें, आप अपने हिसाब से स्टॉकिंग लिमिट को रेगुलेट करें। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया था साल 2020 में, ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का फायदा तो है लेकिन कभी कभार नुकसान भी कर देता है। कैसे? उसका अनियन का एग्जाम्पल लेकर के इकोनॉमिक सर्वे ने बात समझाई। उसने कहा कि देखिए, अनियन राइट सिंस अर्ली टाइम्स, जब से ये कानून लाया गया तब से ये एसेंशियल कमोडिटीज में है, ठीक है। इस कारण से अनियन का प्राइस हमेशा रेगुलेट करते रहती है सरकार, उसके अलावा उसका स्टॉकिंग लिमिट रेगुलेट करते रहती है सरकार, जिस कारण से अनियन को लेकर के प्रॉपर मार्केट डेवलप नहीं हो पाया है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर अनियन, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अनियन को लेकर के डेवलप नहीं हो पाया है। अब जब ये सब साइंटिफिक मेथड्स टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अनियन ये डेवलप नहीं हुआ है, तो होता क्या है कि फार्मर्स या जो होलसेलर्स हैं वो अनियन को अनसाइंटिफिक तरीके से स्टोर करके रखते हैं, और कभी बारिश हो गई, अनियन भीग गया तो पूरा का पूरा अनियन का जो अनाज है खराब हो जाता है। अनियन जो ये फ्रूट, ये वेजिटेबल है, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है अगर बारिश हो गई तो। यही हुआ साल 2020 में, अनियन के प्राइस बहुत ऊपर गए। क्यों? क्योंकि अनियन खराब हो गया बारिश में भीगने के कारण। इकोनॉमिक सर्वे ने समझाया कि ये इसलिए नहीं ऊपर गया क्योंकि कोई जमाखोरी कर रहा है, ये इसलिए ऊपर गया है क्योंकि आपने इतना अनड्यू रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है इसके ऊपर बिकॉज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कि उसके अराउंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, और इस कारण से अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये खराब हो जाता है, क्रॉप खराब हो जाता है, और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, समटाइम्स रेगुलेशंस हर्ट मोर देन इट हेल्प्स।
फिर इकोनॉमिक सर्वे के सजेशन के बाद अमेंडमेंट लाया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में और बोला गया कि सम स्पेसिफिक कमोडिटीज लाइक सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, अनियंस, एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया जाएगा ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जैसे कि वॉर हो जाए, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस राइज हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर हो जाए, तभी जाकर के इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, इनके स्टॉकिंग पे या प्राइस पे। अदरवाइज इन जनरल इनको मार्केट ओरिएंटेड रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये स्टेप भी एक एक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आर यू गेटिंग? अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 2020। अब देखो, बात है नेचुरल गैस से संबंधित। तो नेचुरल गैस से संबंधित बात है तो पहले ये समझ लो कि हम लोग नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। भारत की नेचुरल गैस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका 50% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरा होता है, 50% ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसका लगभग 50% अकेला दो देश करता है, कतर एंड यूएई, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। कतर तो सबसे ज़्यादा करता है 38% के आसपास, यूएई लगभग 12% के आसपास। यूएस दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर कतर और यूएई को मिला दिया जाए तो अकेले ये भारत का 50% नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। तो 50% हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं और उसका 50% दो देशों से आ रहा है और वो दोनों देश अभी कन्फ्लिक्ट में है। तो नेचुरल सी बात है कि नेचुरल गैस का जो सप्लाई हमारे देश में रिस्ट्रिक्ट होगा। नेचुरल गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फॉर्म में आता है, लिक्विफाइड करके उसको आता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलएनजी। ठीक है, लिक्विफाई करके आता है, फिर उसको पाइप में डाल करके पाइप नेचुरल गैस से घरों में सप्लाई किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस, या फिर एलपीजी भी उसी से बनाया जाता है जो घरों में सिलेंडर के फॉर्म में आता है। सीएनजी में भी उसका इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट आता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ एलएनजी। ठीक है, अब देश में एलएनजी की कमी हो रही है तो सरल भाषा में कहें तो नेचुरल गैस की कमी हो रही है, और नेचुरल गैस की कमी हो रही है इस कारण से नेचुरल गैस से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत डाल दिया है। अब उनकी स्टॉकिंग और प्राइसेस को रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स के स्टॉकिंग और प्राइसिंग को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द न्यूज। इंडियाज एलएनजी हैज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, सो नाउ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया गया है कंसीडरिंग द सिचुएशन। और भारत सरकार ने प्रायोरिटी डिसाइड की है, अलग अलग सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, मैंने इतना डिटेल में इसको कवर नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना जरूरी है वो प्रोसीजरल डिटेल्स, लेकिन 4 प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए हैं या 4 सेक्टर्स डिफाइन किए हैं। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद और लीस्ट प्रायोरिटी। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा गया है हाउस होल्ड को के पाइप गैस सप्लाई को, सीएनजी, एलपीजी प्रोडक्शन, सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एलपीजी जिसे सिलेंडर के थ्रू घरों में खाना बनाने वाला गैस पहुंचता है। तो इन सबको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखा गया है। इन पे लीस्ट रिस्ट्रिक्शन होगा। इन एक्टिविटीज़ के लिए जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है उस पे लीस्ट रिस्ट्रिक्शन होगा डिस्पाइट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। दूसरे वाले पे थोड़ा ज़्यादा, तीसरे वाले पे उससे भी ज़्यादा। बट एग्जाम में ये प्रोसीजरल डिटेल्स उतना नहीं पूछेगा कि बताओ कौन किस सेक्टर को किस में रखा गया है 4 प्रायोरिटी एरियाज में, लेकिन एग्जाम में आपसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और कहाँ कहाँ से हम लोग नेचुरल गैस मंगाते हैं वो पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट इज अबाउट जल जीवन मिशन। सी जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, ये न्यूज है, बट इससे रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशन हैं। तो जल जीवन मिशन क्या है वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखो जल जीवन मिशन भारत सरकार ने, इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2019 के दौरान इस मिशन को अनाउंस किया। इस मिशन के अंतर्गत लक्ष्य सरल है कि भारत के अंदर जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, गांव में जो हाउस होल्ड्स हैं, और लगभग 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हैं, उन सारे घरों को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया जाए। सारे घरों में टैप लगाया जाए और उसके थ्रू पानी पहुंचाया जाए। टैगलाइन है हर घर जल, रूरल एरियाज के लिए है मेनली। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कर रही है, इसीलिए क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर आप देखें तो जल जीवन मिशन इज इन लाइन विथ एसडीजी नंबर 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इससे फायदा क्या होगा? वाटर बॉर्न डिजीजेस नहीं होंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर जब पॉल्यूट होता है उसी को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, तो रूरल एरियाज में वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चों को। बच्चों के अंदर डायरिया की समस्या होती है, और डायरिया इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड चाइल्ड मोर्टेलिटी।
तो जल जीवन मिशन से चाइल्ड मोर्टेलिटी भी कम होगा। विमेन के ऊपर जो घर के कामकाज का जो प्रेशर है वो भी कम होगा, क्योंकि कई सारे गाँवों में विमेन को कई सारे मीलों तक चलना पड़ता है पानी भर के लाने के लिए। घर में पानी का सप्लाई होगा तो विमेन की टाइम पॉवर्टी कम होगी, टाइम बचेगा तो अपने स्किल डेवलपमेंट पे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जल जीवन मिशन मेनली किसके लिए था? मेनली क्या, रूरल एरियाज के लिए ही था जब अनाउंस किया गया तो। लेकिन 2021-22 वाले बजट में फिर जल जीवन मिशन का अर्बन कंपोनेंट भी अनाउंस कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कि अर्बन एरियाज में भी हम लोग हाउस होल्ड कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है। ठीक है। और इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ठीक है। ऐसे आई विल वंस क्रॉस चेक अगेन और मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही है शायद से। अब देखो, टारगेट ऑफ जल जीवन मिशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल सेफ वाटर पर पर्सन पर डे अब हमें सप्लाई करना है। ठीक है। और जो वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए वो भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करनी चाहिए। स्टैंडर्ड हैज बीन डिफाइंड एज पर BIS 10,500। ये स्टैंडर्ड है, उस क्वालिटी को मीट करना है। ये नहीं कि कुछ भी पानी सप्लाई कर दिया। ठीक है। पानी जो है वो ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स के लिए सेफ होना चाहिए और BIS 10,500 स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया गया है कि हर गांव के लेवल पे जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में से ही कुछ लोगों को चुन करके बनाया जाएगा पानी समिति। ग्राम पंचायत के अंदर ये कमेटी होगी, इसको क्या कहा जाएगा? पानी समिति। और पानी समिति का काम होगा कि इंश्योर कराए कि जल जीवन मिशन ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो। ठीक है। और जब जब जल जीवन मिशन में जितना काम होगा उस काम का जब आप डिजिटल प्रूफ अपलोड करोगे पोर्टल पे, तभी नेक्स्ट सेट ऑफ फंड रिलीज होगा, ताकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो पाए, करप्शन ना हो। तो नेक्स्ट सेट ऑफ फंड विल बी रिलीज ओनली व्हेन प्रूफ इज अपलोडेड ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द अर्लियर फंड। प्लस विमेन जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वॉलेंटियर का काम करेंगी, आप कह सकते हैं विजिलेंस ऑफिसर का काम करेंगी। कैसे? तो विमेन को टेस्टिंग किट दिया जा रहा है, प्लस ट्रेनिंग दी गई है कि वो वाटर की क्वालिटी को चेक करे उस टेस्टिंग किट की मदद से कि वो पर्टिकुलर क्वालिटी को मीट कर रहा है या कि नहीं, स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। प्लस जल जीवन मिशन में जिस भी हाउस होल्ड को पानी का सप्लाई दिया जाता है उससे 50 से 60 रुपए मंथली फीस लिया जाता है। इसलिए नहीं कि पैसे की कमाई हो। हाँ चलिए, 50-60 रुपए लेने से ग्राम पंचायत के पास थोड़ा पैसा आएगा तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क तो होगा ही, वो तो एक फायदा है ही। ग्राम पंचायत के पास पैसा रहेगा तो रेगुलर रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। प्लस एक और फायदा है कि जब बेनिफिशियरी से थोड़ा बहुत नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है तो बेनिफिशियरीज के अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होता है कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं। तो नाउ दे इन्फोर्स द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे इम्पोज अपॉन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू एंश्योर दैट द सप्लाई इज फेयर, सप्लाई इज एज पर द स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो कोई भी चीज एकदम फ्री में अगर दिया गया तो उससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो उस चीज को सप्लाई करने के लिए अकाउंटेबल या आंसरेबल हैं, उनको लगता है कि भीख दे रहे हैं। बेनिफिशियरीज को कभी दिया नहीं दिया बोलो भगा दिया कि जाओ बाद में आना, वैसे भी तो फ्री में मिल रहा है ना। लेकिन अगर पैसा देकर के लिया है, 10 रुपया भी देकर के लिया है और बाद में वो चीज खराब निकला तो बोल सकता है कि हम पैसा दिया था तुमने खराब क्वालिटी का क्यों दिया। तो अगर घर वाले हर एक फैमिली जो है 50 से 60 रुपये अगर दे रही है तो फिर इंश्योर कराएगी कि वो क्वालिटी भी मेंटेन हो। अच्छा, जल जीवन मिशन का अपना डैशबोर्ड भी है, डिजिटल डैशबोर्ड। आप खुद लॉगिन करके देख सकते हैं किस स्टेट ने कितना काम कंप्लीट हुआ है, उसका एक डैशबोर्ड है। ठीक है। लॉगिन करके आप देखोगे तो यू कैन मॉनिटर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जो एकदम ये डार्क ब्लू कलर से जिनको दिखाया गया, इसका मतलब वो स्टेट्स वो हैं जिनमें 100% कवरेज हो चुका है, यानी कि वो हर घर जल गोल को हासिल कर चुके हैं। फिर 76 to 100% वाला लाइट, उससे भी लाइट 51 से 75 वाला। असम की अगर बात करें तो असम में लगभग 81% अभी कवरेज हो चुका है हाउस होल्ड का। ठीक है। उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लेवल ऑफ कवरेज है, लेकिन ओवरऑल 81% हो चुका है। ओवरऑल अगर भारत में बात करें तो भी भारत में भी ओवरऑल 80% या 81% के आसपास कवरेज हुआ है। ठीक है। बचा हुआ लगभग जो 20% है वो सबसे चैलेंजिंग है। एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि जितना पैसा खर्च हुआ है 80% एरिया में फंक्शनल टैप अवेलेबल कराने में, उतना ही पैसा खर्च होगा रिमेनिंग 20% एरिया में, क्योंकि रिमेनिंग एरियाज वो हैं
जो बहुत रिमोट रीजन में है, दूर दूर पे है, वहां तक ये फंक्शनल टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना कठिन होगा और उसमें पैसा भी खर्च होगा। तो शुरुआत के 80% घरों में फंक्शनल टैप प्रोवाइड करने में जो खर्च हुआ है, बाकी के 20% में भी उतना ही खर्च होगा। अब लक्ष्य शुरुआत में क्या रखा गया था, कब तक ये हासिल किया जाएगा, हर घर जल कैंपेन 2024 तक, 5 साल में। लेकिन 2026 आ गया, अभी भी कितना हासिल हुआ है, 80%। तो इसी कारण से एक्सटेंड कर दिया गया इस जल जीवन मिशन को 2028 तक। शुरुआत में तो लक्ष्य था 2024 तक, लेकिन अब एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। मैंने जैसा कि आपको बताया 81% अभी तक कवरेज हुआ है, रिमेनिंग 20% के लिए उतना ही पैसा खर्च होगा जितना पहले 80% के लिए खर्च हुआ है। ये चैलेंज होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है। एक नया इनिशिएटिव और अनाउंस किया गया है, डिजिटल मैपिंग एट विलेज लेवल। तो अब विलेज लेवल पे भी डिजिटल मैपिंग की जाएगी अंडर जल जीवन मिशन। उस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है सुजलम भारत इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा कि हर विलेज को अपना एक सर्विस एरिया आईडी दिया जाएगा या सुजल गांव आईडी दिया जाएगा। तो एवरी विलेज अंडर जल जीवन मिशन इज नोन एज सुजल गांव, और उसका अपना एक आईडी होगा। और उस आईडी को लॉगिन करके आप देख सकते हैं अंडर दिस इनिशिएटिव कि उस गांव के अंदर पानी का सप्लाई कहां से आ रहा है, और फिर पानी कहां कहां किन किन घरों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी गई है, किन किन घरों में अभी कनेक्टिविटी नहीं है। सो एज पर द न्यू इनिशिएटिव रिसेंटली अनाउंस, जिसका नाम है सुजलम भारत इनिशिएटिव अंडर जल जीवन मिशन, देयर विल बी अ डिजिटल मैप, इंटायर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई चेन विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दैट मैप एट विलेज लेवल। और हर विलेज का अपना एक सर्विस एरिया आईडी होगा, जिससे आप कनेक्टिविटी देख पाए कि अच्छा इस घर में पहुंच गया, इसमें पहुंच गया। तो ये है नया इनिशिएटिव सुजलम भारत इनिशिएटिव पे सीधा सीधा प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये है क्या, क्यों, न्यूज में था। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ड्रॉप इन इफेक्टिव रेवेन्यू शेयरिंग विद द स्टेट्स। यू सी, फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने तो 8-10 दिनों पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 साल पे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम होता है मेनली 2, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट कर रही है उसका कुछ पैसा उसको स्टेट्स के साथ शेयर करना होता है, तो कितना % उसको स्टेट के साथ शेयर करना है वो फार्मूला दे, और स्टेट्स के बीच में वो पैसा आपस में किस फार्मूले के हिसाब से डिवाइड होगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दिया जाता है। तो 15th का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला ये था 15th फाइनेंस कमीशन का, 16th का ये है, ये तो मैंने आपको करा दिया। 15th फाइनेंस कमीशन वाज फ्रॉम 2020 टू 2026, क्योंकि कोविड के कारण पहले लाया गया 2020 से लेकर के 21 तक, और फिर 21 से लेकर के 26 तक, ये 15th है। 16th एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, इसके रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये पिछले साल प्रीलिम्स में आया था। अभी अगर वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला की बात करें तो 15th ने भी 41% सजेस्ट किया था, 16th ने भी 41% सजेस्ट किया है। ध्यान से अगर देखो तो 41% फॉर द 28 स्टेट्स प्लस 1% फॉर जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटली, ये दोनों ने ही रेकमेंड किया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के लिए। ठीक है, 14th की अगर बात करोगे, 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से 20 तक था। 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% सजेस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम में जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया, बट जम्मू कश्मीर का अलग से ध्यान रखने के लिए कि उसको स्पेशल पैसा मिलता रहे। फिर 15th ने फॉर्मूला लगाया 41 + 1 का, 41% टू द 28 स्टेट्स एंड 1% सेपरेटली फॉर जम्मू कश्मीर। 16 ने भी वही फॉलो किया 41 + 1 का। ठीक है, ये तो बात हो गई फाइनेंस कमीशन की। नाउ यू सी, अब हमें कॉन्सेप्ट समझना है सेस एंड सरचार्ज का। सेस क्या होता है पहले वो समझो। सेस इज एडिशनल टैक्स imposed for a specific purpose, for example health and education cess of 4% on income tax। एग्जाम्पल की मदद से समझो, मान लीजिए कि आपकी इनकम है 15 लाख रुपए, और इस 15 लाख पे आपको 1 लाख टैक्स देना पड़ रहा है, तमाम एग्जेम्पशंस वगैरह लगा करके आपका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है 1 लाख रुपए। तो ये तो टैक्स आप भरेंगे ही, प्लस इसका 4% दैट इज 4000 रुपीज आप और देंगे इन फॉर्म ऑफ सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, और ये 4000 रुपए
अलग से फंड में रखा जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन फंड में, जिसका इस्तेमाल हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पस के लिए ही किया जाएगा। तो सेस इज लाइक टैक्स ऑन टैक्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, बट दैट डज नॉट मीन कि दिस इज द ओनली सेस विच इज अप्लाइड। और भी अलग अलग तरीके के सेस लगते हैं, कृषि सेस लगता है, स्वच्छ भारत सेस लगता है, अलग अलग चीजों पे। तो टैक्स देंगे आप, कुछ डायरेक्ट टैक्स पे सेस लगते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पे भी सेस लगता है, जैसे जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन उस पर भी कुछ सेस लगता है। ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स में बताऊंगा। मैं टैक्स जितना आप दे रहे हैं उसका कुछ परसेंट और आपको देना होगा टैक्स के फॉर्म में, और वो यूज होगा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये हो गया सेस। फिर होता है सरचार्ज। सरचार्ज इज ऑल्सो टैक्स ऑन टैक्स या एडिशनल टैक्स, बट सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन हाई इनकम ग्रुप्स। जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, तब तो आप 30% के हिसाब से टैक्स देंगे, यानी कि 15 लाख टैक्स देंगे। मैंने एग्जेम्पशंस वगैरह को नेग्लेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 80 लाख है, तो 30% के हिसाब से आप 24 लाख टैक्स तो देंगे ही देंगे, प्लस ये जो 50 लाख से 80 लाख तक का, यानी कि एक्स्ट्रा 30 लाख का आपका जो इनकम है, इस पे आप 4% और क्या देंगे, सरचार्ज। ठीक है, एडिशनल टैक्स, सरचार्ज। तो सरचार्ज इज बेसिकली अप्लाइड ऑन हाई इनकम ग्रुप्स। फाइन, इट इज मेनली यूज्ड टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। इनकम टैक्स सरचार्ज इज अप्लाइड ऑन हाई इनकम टैक्स पेयर्स। जैसे आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ की है, तो सरचार्ज ऑफ 10%। तो मैंने 4% के एग्जाम्पल से बता दिया, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 10%। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपकी इनकम है 80 लाख, ठीक है, तो आप 80 लाख का 10%, 30% के हिसाब से 24 लाख तो टैक्स देंगे ही। ठीक है, प्लस सरचार्ज कितना लग रहा है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का, तो इस 24 लाख का 10% कितना होगा, 2.4 लाख। ठीक है, आप इस 2.4 लाख एक्स्ट्रा देंगे इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। आर यू गेटिंग? तो टैक्स ऑन टैक्स की तरह लगता है। आई हैव ओवर सिंप्लीफाइड थिंग्स, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करके नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि इतना मेरा इनकम है तो कितना टैक्स लगेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली। तो सेस एंड सरचार्ज बोथ आर टैक्स ऑन टैक्स या एडिशनल टैक्स, बट सेस इज अप्लाइड ऑन or for specific purposes, surcharge is applied for general purpose. It is kept with the government. Surcharge is applied on high income individuals. Are you getting? मुद्दे की बात यह है कि सेस या सरचार्ज का पैसा दोनों ही स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। तो भारत सरकार ने जो पैसा कलेक्ट किया टैक्स के फॉर्म में, उसको कहा जाता है डिविजिबल टैक्स पूल, जो स्टेट के साथ शेयर होगा, प्लस उसमें सेस जोड़ दो, प्लस सरचार्ज जोड़ दो, तो इसको कलेक्टिवली कहा जाएगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। सिर्फ ये जो डिविजिबल टैक्स पूल है, इसी का 41% स्टेट्स के साथ शेयर होगा। ये दोनों शेयर नहीं होते हैं। सेस और सरचार्ज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डिविजिबल टैक्स पूल, सो दे आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। अब ये जो आर्टिकल है, इसका हेडिंग पढ़ो। ये कहता है 41% इज इल्यूजन, क्योंकि ये आर्टिकल बताता है कि भारत सरकार ने कह तो दिया कि भैया देखो, हम लोग 14th ने भी 42 दिया था, 15th ने भी 42 दिया, 41 + 1, 16th भी 42 दे रहा है, मतलब हम घटा नहीं रहे हैं। लेकिन आप वक्त के साथ कर क्या रहे हैं, आप डिविजिबल टैक्स पे तो परसेंटेज आप दे रहे हैं 41, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सरचार्ज लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सेस लगा रहे हैं, आप ये बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टेट्स का शेयर उसमें उतना ही है, बिकॉज स्टेट शेयर इज ऑन द डिविजिबल टैक्स पूल। तो इस कारण से इफेक्टिवली स्टेट्स का शेयर जो है वो कम हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिपीटेडली इंक्रीजिंग इट्स सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, सो शेयर ऑफ टैक्सेस फॉर द स्टेट्स इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज डिक्लाइंड, एंड रीजन इज इंक्रीज्ड सेस एंड सरचार्ज। तो सेस एंड सरचार्ज आर नॉट पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल। इसीलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था, उसका 89% पैसा पहले स्टेट्स के पास आता था इन 2010-11, अब वो घट करके हो गया है 81।
परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उतना ही है लगभग, लेकिन ओवरऑल शेयर ऑफ स्टेट्स हैज बीन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये जो आप बता रहे हैं कि देखो जी 42 ही है, लेकिन वो तो डिविजिबल का है ना, आप सेस और सरचार्ज तो शेयर नहीं करते हैं, और सेस और सरचार्ज आप बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स क्वेश्चन है। मेंस में इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछा जा सकता है इस एरिया से रिलेटेड, कि ये जो सेस और सरचार्ज को बढ़ा रही है सरकार और उसको डिवाइड नहीं करती है विद द स्टेट्स, कहीं ना कहीं इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ द स्टेट्स इन फिस्कल सेंस, मॉनेटरी सेंस में उनके फ्रीडम पे ये रिस्ट्रिक्शन है। इसके अराउंड मैंने मेंस का ये क्वेश्चन बना करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका आंसर तो आपको पता है कि ये क्या होगा, स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, एंड इट सिप्री इज लोकेटेड एट सोलना। ठीक है, लीगो से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये जो थेनी में है ना, भारत का न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आ रहा है, लीगो तो कहाँ है, हिंगोली महाराष्ट्र में है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। और अभिजीत भट्टाचार्य जी से रिलेटेड मुझे लगता है दोनों स्टेटमेंट ही सही है। इन्होंने ये चैंपियनशिप अवार्ड भी जीता है और विलेज लेवल पे ये प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।